सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 1 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 31 मई को। आप जानते हो हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? नागरिकों के बीच तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करना। इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार की थीम क्या है? तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, यानी कि टोबैको थ्रेट टू अवर एनवायरमेंट। और अभी 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड नो टोबैको डे। एक नो स्मोकिंग डे के बारे में भी हमने पढ़ा था, जो मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। हमने अभी उसे 9 मार्च को मनाया था। अभी आपको याद होगा WHO ने क्विट टोबैको नाम से एक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। पढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए हाल ही में किसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा संजीत नॉर्वेकर। तो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का अभी 17वां संस्करण कहाँ पे? मुंबई में हुआ, जिसमें अनुभवी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और लेखक हैं संजीत नॉर्वेकर। इनको प्रतिष्ठित डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और इसमें पुरस्कार के रूप में उनको 1 लाख रुपए मिले। अच्छा, आप तो मुझे ये बताओ, अभी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस देश को फोकस कंट्री के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश को। अच्छा, अभी कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसे मिला था? किशोर कुमार दास को। और व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे मिला? डॉक्टर भूषण कुमार को। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि श्री ने। उनकी पुस्तक है टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, और इसका ट्रांसलेट अनुवाद किसने किया? डेजी रॉकवेल ने। तो इन दोनों को मिला, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को मिला है ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। गीतांजलि श्री का नाम तो आप सभी को याद है, साथ में ये डेजी रॉकवेल का नाम भी याद रखना, इसे मत भूल जाना आप। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी गई? तो आंसर होगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा भी था कि इस साल जो योग दिवस है इसका ये 8वां संस्करण होगा। और कहाँ पे इसका आयोजन स्थल रखा गया है? मैसूर, कर्नाटक में। ये तो हम पढ़ चुके हैं। और कब होता है योग दिवस? 21 जून को होता है। इस बार हम क्या पढ़ रहे हैं क्वेश्चन में कि इसकी थीम क्या रखी गई है? थीम याद रखना, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। पिछले साल इसकी थीम थी योगा फॉर वेलनेस। तो क्या क्या पॉइंट याद रखने? इस साल जो योग दिवस है कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। आयोजन स्थल इसका रखा गया है कर्नाटक का मैसूर, और इसकी थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अच्छा, मुझे बताओ, अभी भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये कहां पे खोला गया? तो आंसर होगा लॉस एंजलिस, यूएस में। इसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे रखा गया है। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं आपको। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा IIT गांधीनगर में। तो परम अनंत ये एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है जिसे अभी IIT गांधीनगर में शुरू किया गया है। और आपको याद है इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया। ये जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन है ये शुरू हुआ था 2015 में। और कब तक के लिए? 7 सालों तक के लिए, यानी कि 2022 तक के लिए। उद्देश्य क्या है इसका? 70 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर का विकास करना और इन सुपर कंप्यूटर के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और किसने शुरू किया? तो सीडेक ने। सीडेक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांसिंग कंप्यूटिंग। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा पुणे में। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था परम पोरुल नाम का जो सुपर कंप्यूटर है उसको स्थापित किया गया था NIT तिरुचिरापल्ली में। और परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को IIT खड़गपुर में स्थापित किया था हमने। और अभी IIT रुड़की में परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया था। और गंगा से आपको याद आएगा ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। अच्छा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को कहा जाता है।
और वैसे विश्व का सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर ये किस देश का है और कौन सा है? जापान का है, फुगाकू नाम है उसका। अच्छा मुझे ये बताओ, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 को। हिंदी में बोलेंगे तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। याद रखना ये सारे। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में ड्रोन के द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी भारतीय डाक सेवा ने देश में पहली बार ड्रोन से डाक पार्सल की डिलीवरी की है और ये डिलीवरी गुजरात के कच्छ में की गई है। तो ड्रोन से 25 मिनट में 47 किलोमीटर दूर पार्सल पहुंचाया गया, वो भी बिना किसी परेशानी के, इस ड्रोन के जरिए। और जो ये डाक पार्सल किया है, इस बॉक्स का वजन 2 किलोग्राम था। अच्छा आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा था कि स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो इजराइल बना था। और अभी किस देश ने ड्रोन के आयात यानी कि इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा भारत ने। अच्छा अभी भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव, इसका आयोजन किया था, इसका उद्घाटन भी किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां पे? नई दिल्ली में। और मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को किस राज्य में शुरू किया गया था? तेलंगाना में। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया, अभी उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम है आई ड्रोन, जिसे ICMR ने बनाया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। अच्छा बताओ, देश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पे खोला गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और ग्वालियर में ही प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का भी आयोजन किया गया था। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहां पे स्थापित की गई? बताओ। केरल में। और इंद्रजाल क्या है? ये ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम है जिसको ग्रीन रोबोटिक्स ने बनाया, हैदराबाद की कंपनी है ये। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। आप पढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी किसने मोनाको ग्रैंड प्री 2022 फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया? तो आंसर होगा सर्जियो पेरेज ने। तो रेड बुल के ड्राइवर हैं ये सर्जियो पेरेज, जिन्होंने अभी मोनाको ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस 2022 का खिताब जीत लिया है। और 2022 में ये उनकी पहली जीत है। ये एक मैक्सिकन ड्राइवर है। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इस साल की सबसे पहली जो रेस थी वो थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको जीता था चार्ल्स लेक्लर्क ने। वो फेरारी के ड्राइवर थे और मोनाको के रहने वाले थे। उसके बाद सऊदी अरब ग्रैंड प्री हुई थी जिसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता, जो कि रेडबुल के ड्राइवर थे और नीदरलैंड के रहने वाले थे। फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री हुई, उसको चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता। फिर एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री हुई, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता। फिर मियामी ग्रैंड प्री हुई थी, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता था। और अभी ये मोनाको ग्रैंड प्री हुई, इसको सर्जियो पेरेज ने जीता। अच्छा एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि अभी लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया था? मैक्स वर्स्टपन को। और अगर पूछे लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो जमैका की एक ओलंपिक स्प्रिंटर है, उनका नाम है एलन थॉम्सन हेरा। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 मई को। तो हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 30 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 30 मई 1826 को हिंदी का पहला समाचार पत्र शुरू हुआ था। और क्या नाम था उसका? उद्दंड मार्तंड। और इसके संस्थापक कौन थे, यानी कि किसने शुरू किया? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। और वैसे अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में छपने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो आंसर होगा बंगाल गजट। ये अंग्रेजी भाषा का था। और ये उद्दंड मार्तंड ये हिंदी भाषा का था। अच्छा मुझे बताओ, भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। और इनकी भी एक पत्रिका थी, उसका नाम था संवाद कौमुदी। और अगर आपसे पूछे कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 1936 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसीलिए कहते हैं। अब यहाँ पे 2 शब्द आपको दिख रहे हैं, हिंदी और पत्रकारिता। तो हिंदी से आपको याद आएगा हिंदी दिवस, ये हम 14 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। और पत्रकारिता से आपको याद आएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये हम कब मनाते हैं? ये 3 मई को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज। वैसे एक नेशनल प्रेस डे भी होता है,
वो हम 16 नवंबर को मनाते हैं। अच्छा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? अविक सरकार है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया अभी, उसमें भारत की रैंक क्या है? 150 है। टॉप किया है नॉर्वे ने। और आप पूछो कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अच्छा, एक पत्रकार का नाम अभी न्यूज में था, उनका नाम है दानिश सिद्दीकी। मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी इन्हें कौन सा सम्मान मिला है, ये बताओ आप, हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसका नाम है आयु। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि भारत सरकार ने औषधीय पौधे वितरित करने के लिए एक अभियान चलाया था, उसका नाम क्या है? आयुष आपके द्वार अभियान। और आयुष मंत्री हमारे कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है, आप सभी जानते हो। तो मुझे बताओ, आयुष मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला कहाँ पे रखी थी? तो आंसर होगा हैदराबाद में, और उस अकेडमी का नाम है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकेडमी। और आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बात कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो, कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु है। यहीं पे आपको इन्फोसिस का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, विप्रो का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का मिलेगा, इसरो का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे मिलेगा। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बंगलुरु को ही कहा जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। बाकी पीछे प्रश्न में मैं आपको बता ही चुका हूं कि इस साल जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है ये कर्नाटक के मैसूर में आयोजित होगा। आप तो ये बताओ कि अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उसका जो दूसरा संस्करण हुआ था, कहाँ पे? कर्नाटक में, जिसका मैस्कॉट शुभंकर क्या था? वीरा। और इसमें टॉप यूनिवर्सिटी रही है बंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी। तो पहले स्थान पे जैन यूनिवर्सिटी है, दूसरे पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और तीसरे पे है पंजाब यूनिवर्सिटी। आपको याद होगा कर्नाटक सरकार ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के लिए सांस अभियान शुरू किया था। सांस मतलब हो गया सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। और अभी भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? बंगलुरु स्टेशन पे। और भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे कहते हैं आर्ट पार्क, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? बंगलुरु में। अच्छा, जोग जलप्रपात कहाँ पर है, जिसे गैरसप्पा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल भी कहते हैं, कर्नाटक में है, शरावती नदी पर है ये। आपको याद होगा इस साल कर्नाटक के बेलगाम में भारत और जापान ने एक एक्सरसाइज किया था धर्मा गार्जन नाम से। उसके अलावा याद रखना, सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य आपका कर्नाटक ही है। और कर्नाटक ने बंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी शुरू किया था। और अभी कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना? तो विजयनगर। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्ण राज सागर बांध ये कावेरी नदी पर है। ये आपको कर्नाटक में ही मिलेंगे। और भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। और कर्नाटक सरकार ने देश की पहले इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सेवा को भी शुरू किया। और भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह ये कहाँ पे बनेगा? कर्नाटक में, टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। उसके अलावा आप जानते हो कर्नाटक जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई थी उसको लागू करने वाला पहला राज्य बना था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसे यूनिसेफ के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा उमर निसार को। तो दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी है उमर निसार, जिनको मुंबई में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड्स में यूनिसेफ के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उमर निसार इनको महामारी के दौरान दर्शकों तक पहुंचने के लिए जागरूकता प्रदान करने और अफवाहों का मुकाबला करने के उनके कामों के लिए ये पुरस्कार दिया गया। आप जानते हो 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला था? विनोद शर्मा को। और बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? दीपक धर। और न्यूमेरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? जेसी चौधरी ने बनाया। देखो, यूनिसेफ की बात हुई है यहाँ पे। यूनिसेफ का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और इसके हेड कौन है? अभी नई बन गई है इसकी हेड, अभी दिसंबर की बात है, तो याद रखना कैथलीन रसेल उनका नाम है।
और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आपको मिलेगा। और इंटरनेशनल यूनिसेफ डे भी आपने सुना होगा, जो कि 11 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ पर है? तो आंसर होगा बिहार में। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक सर्वे में ये कहा गया कि बिहार के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार यहां पर मौजूद है। कहां पर? बिहार में। बिहार का कौन सा जिला? जमुई जिला। तो भैया बिहार वाले तो भैया पैसे वाले निकले भैया, अमीर लोग हैं। चलो ये बताओ, कोलार गोल्ड फील्ड ये कहां पर है? केजीएफ, कर्नाटक में। अब तो पिक्चर आ गई तो अब तो सबको पता होगा। चलो बिहार की बात हुई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अच्छा, बिहार में एक पॉइंट हमने पढ़ा था, साइक्लोपियन दीवार, ये कहां पर है? तो याद रखना बिहार में। बिहार के नालंदा के राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित है। ये 40 किलोमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची है ये दीवार। इसे एक्चुअली में मगध साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और यह भी चर्चा में क्यों थी? क्योंकि बिहार सरकार ने इसे शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा था यूनेस्को को। वैसे आपको बता दूं, बिहार में अभी 2 स्थल हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी है और एक बोध गया का महाबोधि मंदिर है। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लें कि ये साइक्लोपियन दीवार कहाँ पर है, तो ध्यान रखना। और भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बिहार में ही मिलेगा, जिसको कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? पटना में, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। और याद होगा बोध गया में ही भगवान बुद्ध की भारत की सबसे लंबी शयन मुद्रा में जो मूर्ति है वो बनाई जा रही है, जिसकी लगभग लंबाई है 100 फीट। और शकीबुल गनी ये क्रिकेट प्लेयर है, ये बिहार के ही है। अभी जो रणजी में डेब्यू में अपना 30वां शतक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे। और अगर आपसे पूछे कि मधेपुरा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो आंसर होगा बिहार में। और ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि यहाँ पर भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बना है। किसके सहयोग से? फ्रांस की अल्ट सोम कंपनी के सहयोग से। अभी बिहार की शाही लीची को भी जीआई टैग मिला था। और तेजपुर लीची भी न्यूज में थी, असम की है ये, इसको भी जीआई टैग मिला है। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इस दिन वर्ल्ड वाटर डे भी होता है, याद रखना ये सब। बढ़ते हैं आगे। चलिए आप बताइए, अभी प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा 2026 तक। तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसको अभी वित्त वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा, होता क्या है इस योजना में? इस योजना का लक्ष्य क्या है? तो इस योजना का लक्ष्य है युवाओं को गैर कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के जरिए रोजगार मुहैया करवाना। उन्हें इसमें लोन दिया जाता है और इसमें विनिर्माण इकाइयों के लिए जो लोन दिया जाता है उसकी सीमा को भी बढ़ा दिया। 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया। और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। तो याद रखना कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 2026 तक के लिए। अच्छा, इस योजना को शुरू कब किया गया था? 31 मार्च 2008 को। अच्छा, आपको याद होगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। उसे शुरू तो 1 जून 2020 को किया गया था, लेकिन अभी उसे बढ़ा दिया गया है दिसंबर 2024 तक। स्वनिधि का मतलब होता है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। रेहड़ी पटरी वालों के लिए थी वो योजना, कोरोना काल में शुरू की गई थी। इसमें 10,000 रुपए का उसमें लोन दिया जाता है। और प्रधानमंत्री किसान योजना आपसे पूछे तो इसको शुरू किया गया था 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। इसमें क्या होता है? 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तें दी जाती है साल में। किसान का मतलब हो गया कृषक सम्मान निधि योजना। अच्छा, उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया था? 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से, जिसका उद्देश्य क्या है? एलपीजी गैस कनेक्शन देना। और उज्ज्वला योजना 2.0 की बात करें तो इसे उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरू किया गया था 10 अगस्त 2021 को। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि ये जो आयुष्मान भारत योजना है इसमें 100% परिवारों को शामिल करने वाला अभी जिला कौन सा बन गया है, ये आप बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी 30 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा गोवा ने। तो गोवा ये हर साल 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। और 30 मई को ही क्यों? क्योंकि 30 मई
1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और इस तरह से ये भारत का 25वां राज्य बना था। अगर मैं आपसे पूछूं गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ था और गोवा जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य भी है। और गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून को मनाते हैं। अब बात गोवा की है तो ये रहा मैप में गोवा। कैपिटल इसकी पणजी है। किस नदी के किनारे स्थित है? मंडोवी नदी के किनारे। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था हर घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बना आपका गोवा। अभी डूरंड कप किसने जीता था? एफसी गोवा ने। और देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य ये भी बना है गोवा। और भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क ये कहाँ पे विकसित किया जाएगा? गोवा में ही। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 मिलेगा? तो आंसर होगा झारखंड को। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आज बड़ी परेशानी आई है, कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर रहा है। ब्लैक स्क्रीन आ रही थी, बंद करके चालू बार बार कर रहे थे पूरे रात भर से। वो रिवीजन वाला वीडियो तो अपलोड हो गया था, उसके बाद में दिक्कत आई है। और लास्ट में मुझे लगा अब तो सुबह 10 बजे जब शॉप वगैरह खुलेगी उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे, लेकिन फिर ये सुबह 6:30 बजे के आसपास चालू हुआ और उसके बाद फिर मैंने ये तैयार किया। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसे शेयर ज़रूर करना और लाइक करना मत भूलना। इसका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे आपको PDF भी मिल जाएगी, लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।